नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। व्हाइट पेपर आप देख रहे हैं, मैं आसिफ रशीद आपके साथ। व्हाइट पेपर में आज बात जरा उस मुद्दे की करेंगे जो सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है। ईरान के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं और पिछले 72 घंटों में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो उग्र प्रदर्शन का रूप ले रहे हैं और न केवल अलग अलग जगहों पर नुकसान हुआ है, बल्कि आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने बयान दिया तो उसके बाद यह मामला और भी तनावपूर्ण हो सकता है, ऐसा अभी तक कम से कम संकेत मिल रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ और उसके बाद एक एक करके मेहमानों के पास भी चलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो जानकारी है कि जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से एक संदेश दिया गया, स्टूडेंट्स के नाम जो सड़कों पर हैं राजधानी तेहरान के अंदर 30 दिसंबर के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर नाराजगी ईरान से की तरफ से जाहिर की गई है कि ट्रंप को इस तरीके से जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन ईरान इजराइल युद्ध की आहट फिर से सुनाई देने लगी है और पश्चिमी देश भी इस सारी स्थिति को बहुत करीबी से देख रहे हैं। प्रदर्शन और झड़पों के बीच अब तक 7 नागरिकों की मौत भी हो चुकी है, आधिकारिक पुष्टि इसकी हुई है, स्थानीय मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। और राजधानी तेहरान के अंदर 30 दिसंबर से मौजूदा शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र रूप अभी तक लेते जा रहे हैं। ईरान ने जहां पर सड़कों पर इन दिनों छात्र या फिर जनजेड आपको नजर आएगा, विभिन्न जगहों पर झड़पों की भी खबरें हैं। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, आजादी के नारे लगे हैं और ईरान में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी जनता सड़कों पर पहले दिन से जब आई तो बहुत सारे लोगों ने यह सोचा था, लग रहा था कि शायद स्थिति कुछ और है। अब अपने गुस्से का इजहार ये युवा कर रहे हैं। इस बीच इस समय ईरान की करेंसी रियाल या जो लोकल करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले आप देखेंगे तो सबसे निचले और खराब स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वजह से ईरान में महंगाई आसमान छूती दिखाई दे रही है। रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ईरान के अंदर मौजूदा शासन को महंगाई के मुद्दे पर सबसे पहले तेहरान के अंदर व्यापारियों ने घेरा, सबसे पहले प्रोटेस्ट वहां से शुरू हुए और इसका असर आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरे देश के अंदर देखते हुए पड़ा और तकरीबन 7 बड़े शहरों के अंदर जहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। इस विरोध प्रदर्शन में ईरान का जेनजेड जुड़ता हुआ चला गया और यह प्रदर्शन ईरान के कई विश्वविद्यालयों में भी तेजी के साथ फैला और समय वो भी आया जब सरकार मजबूर हुई कि तमाम लोगों के साथ बात की जाए। ये विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं। ईरान की जानकारी के मुताबिक शिराज, इसके अलावा हमदैन, इस्फहान और बड़े शहर जहां पर सबसे ज्यादा लोग व्यस्त रहते थे कामकाज में, उन हिस्सों के अंदर भी कामकाज को प्रभावित कर रहा और कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस फोर्स जब आमने सामने आई तो झड़पों की भी खबरें हैं। हल्का बल शुरुआती दौर में किया गया, लेकिन कई जगहों पर फायरिंग की भी खबरें हैं जिसमें 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है। इस कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी जो और गुस्से में आए, ज्यादा भड़कते हुए और ये तादाद या जो भीड़ थी वो और सड़कों पर जमा हुई। 7 लोगों की मौत के बाद कई एक जगहों पर हमने देखा कि मातम का माहौल था। लेकिन इस सब के बीच में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चल रहे विरोध प्रदर्शन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज जब स्टेटमेंट दिया या एक एक्स पर पोस्ट किया तो इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ दिनों में या कुछ घंटों में प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। वो ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर आग में घी डालने का काम हुआ। जैसे उनने अपनी प्रतिक्रिया दी, ट्रंप सोशल मीडिया में लिखते हैं, जो ट्रुथ सोशल नाम से उनका एक एक्सेंडल है, कि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाता है या उन्हें मारता है तो अमेरिका उनकी प्रदर्शनकारियों की सहायता के लिए या जो प्रोटेस्टर सड़कों पर है उनकी मदद के लिए तैयार है। लिखते हैं, हम तैयार हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर को भी एक तरह से चुनौती दे डाली है और अमेरिका के राष्ट्रपति का ईरान के प्रदर्शन पर बयान आने के बाद अब देखना यह भी होगा कि ईरान के मौजूदा हालात किस तरफ जाते हैं या फिर जवाबी जो हमले किए जा रहे हैं या जुबानी जंग शुरू हुई है। तो जो मुख्य एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर के तौर पर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। लेकिन सीधा अपने मेहमानों के पास चलेंगे बिना किसी देर के, क्योंकि समय कम है, इस पर बात भी करनी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान व्हाइट पेपर में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी सर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं और हमें अभी भी याद है जब ईरान इजराइल युद्ध था तो जून में हम डिस्कशन कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी स्थिति सब कुछ ठीक नहीं है। उस समय भी लगातार हमारे साथ अपनी जो एक्सपर्टीज है वो दे रहे थे, हमारी साथ चर्चा में शामिल हुए थे। डॉक्टर राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत में डॉक्टर राम सर आपकी इनिशियल ओपिनियन से करूंगा। वो जो उस वक्त हम कह रहे थे कि जून के महीने में ये सीज फायर नहीं हुआ है बल्कि एक छोटा सा ब्रेक है, एक वक्फा दिया गया है, क्या वो ब्रेक टूट गया है?
लगता कुछ ऐसा ही है। परिस्थितियां जो बदल रही हैं उसको देखते हुए ऐसा स्पष्ट लग रहा है जी। कि निकट भविष्य में मध्य पूर्व में एक अच्छी झड़प होगी। उसके तीन चार ऐसे बिंदु नजर आ रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि इसराइल ने जो है सोमालिया के वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाना शुरू कर दिया है, जी। और वो एक बहुत बड़ा सांकेतिक उसमें है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान को जिस तरह से ट्रंप ने शह दी है और मदद की है, निश्चित रूप से आगे उनका इरादा ईरान पर वही हाल करने का है जो इराक पर हुआ था या लीबिया पर हुआ था। जी। क्योंकि अमेरिका ने जो अपनी वर्तमान पॉलिसी ट्रंप ने बनाई है उसमें आप देखिए, पनामा कैनाल से जो चीनी कंपनियां थी उनको भगा दिया, और पनामा कैनाल का पूरा कब्जा अब अमेरिका का हो गया, हम्म। जिसकी पब्लिसिटी बहुत कम हुई है लेकिन हो गया। इसी तरह वेनेजुला में कहने के लिए ड्रग का मामला है, अगर ड्रग अमेरिका में सप्लाई हो रही तो अपने यहाँ रोकिए ना, पर नहीं, वो चारों तरफ से वेनेजुला को घेर लिया है। और जल्दी खबर आ सकती है कि वहाँ फौजें उतर कर और वेनेजुला पर अपना कब्जा कर लेंगी। ग्रीनलैंड को भी वो अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, और कनाडा का तो वो 51वां अपना प्रांत बता ही रहे हैं। हम्म। इससे ये पता लगता है, केवल यही नहीं, आगे भी देखिए आप, नाइजीरिया में उन्होंने क्या किया है। उनका ये कहना है कि यहाँ क्रिश्चियंस पर सुरक्षित नहीं है। क्रिश्चियंस की इतनी चिंता कब से होने लगी, ये एक मजेदार चीज है। हकीकत में नाइजीरिया में जब से तेल के भंडार मिले हैं, पूरी पश्चिम की दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। यही हालत यहाँ ईरान में है। ईरान में जो कुछ भी आज की तारीख में, यद्यपि कई हम्म। मामलों में ईरान जो मानवता के जो मूल सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध जा रहा है, खासकर महिलाओं के प्रति अत्याचार, शरीयत के कानून, ये सब ऐसी आज की दुनिया में उनको चलाना बहुत प्रागैतिहासिक इतिहास बताता है। लेकिन इन सब को उकसाने का काम जो है, जैन जी को उकसाने का काम अमेरिका कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है। इसराइल का जो मोसाद है वो पॉइंट पॉइंट खबर रखे हुए है। और निश्चित रूप से ये तो एक बहाना मात्र है। हकीकत में जो होने वाला है वो ये, आर्थिक बंदी के कारण, जी। नाकेबंदी के कारण वहां पर हालत बहुत खस्ता है, ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना खाने पीने की चीजें मिलती हैं। अब तो 28 दिसंबर से वहाँ 21 प्रांतों में पूरी तरह से हड़ताल चल रही है, नारे लग हम्म। रहे हैं, खौमनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और जिस घड़ी ट्रंप ने ये कहा है कि हम चुपचाप नहीं देखेंगे, हम इनको मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ के अली समखानी ने जो सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि उनको आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, अगर बिल्कुल। किसी ने दखल दिया तो हम उसके हाथ काट देंगे। तो इन बयानों से ये लगता है कि अगले 72 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ईरान में होगा। और निश्चित रूप से अगर होगा तो पश्चिम के सभी देश नाटो संगठन के और ईरान ईरान पर टूट पड़ेंगे, ऐसी संभावनाएं ऐसा काफी लग रहा है। प्रबल हैं। ठीक है सर। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, ये जो संकट है या इस समय हम प्रदर्शन देख रहे हैं, ईरान के लिए तो एक क्राइसिस ही है एक तरह से। 2022 में हिजाब वाला मामला हुआ था, फिर एक महिला की मौत हुई थी, फिर बात और भी आगे बढ़ गई थी। 2022 से क्या ये बड़ा आंदोलन हो सकता है, साबित हो सकता है? और इसके रिजल्ट्स आपकी नज़र में, क्योंकि शुरुआत तो महंगाई के नाम पर हुई है, लेकिन चीज़ें आज जब स्टेटमेंट्स, आज जब चारों तरफ के रिएक्शंस देखते हैं, तो कहीं और किसी दूसरी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। एक और चीज़ कि आपको और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेकंड, जो आपने ये चीज़ बोली कि क्या ये आंदोलन महसा अमीनी वाला जो 22 का आंदोलन था उससे ज़्यादा बड़ा होगा? जी। डेफिनेटली उससे बड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स ऑफ विमेन के बारे में बातचीत थी, हम्म। जिसमें कि महिलाएं सड़क पे आईं और उसको बहुत ही ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया। जो आज की तारीख में ये हो रहा है, पहली चीज तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है। एंड ये एक दिन में नहीं हुई है। ये इसके लिए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से या वेस्ट की तरफ से, और उसमें यूएन सैंक्शंस भी हैं, जिन सब के चलते जो उसके पास, जैसे कि वेनेजुएला में जो उसके पास ऑयल है वो उसको बेच नहीं सकता, ईरान पे भी उसी तरह की कोशिश की जा रही है। जी। तो पहली चीज तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो ये एक, आप
जो समझिए अमेरिकन स्ट्रैटेजी क्या होती है। अमेरिकन स्ट्रैटेजी होती है, पहले या तो वो क्रिएट एक प्रॉब्लम करते हैं एंड उसको फिर वो जो है वो टेकअप करते हैं कि वहाँ फिर वो इंडिजिनियस मूवमेंट बन जाता है, या वो एक फॉल्ट लाइन देखते हैं और उस पर फिर वो काम करना शुरू करते हैं। फॉल्ट लाइन ईरान में दो थी बहुत बड़ी बड़ी। जी। एक तो ये कि जो 1989 में 79 में हुआ था, 1979 का रिवोल्यूशन, जी। जबकि शाह रजा पहलवी को डिपोज किया गया था, तब एक दूसरा की जिसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू हो गया कि मतलब इस्लामाइजेशन ऑफ ईरान के लिए, क्योंकि ओरिएंटल रेसेस में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज शायद सिचुएशन वो नहीं है, तो आज इकोनॉमिक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो वहाँ की टीम है वो एकदम से जिसको कहते हैं कि बहुत ही ऑटोक्रेटिक होती जा रही थी। हालांकि इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ इलेक्शन में वो जो भी जीते, चाहे वो प्रेसिडेंट जो भी बने, लेकिन रिट जो रहती है वो जो है जो ईरानी क्लरिक हैं, आयतुल्लाह आयतुल्लाह khomeini का खमेनी। पहले था, अभी खामेनेई का है, अभी खामेनेई साहब का है। तो ये जो इन लोगों का ही जो असली रूल वहीं से है। khomeini के जी। मुकाबले में ये जो खामेनेई हैं, इनमें प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे एक तो नेपोटिज्म शुरू हो गया, वो अपने बेटे को बढ़ाना देते हैं, तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी ईरानियन सोसाइटी में थोड़ी कम हो रही है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स जैसे आपने बताया कि 70% जो है रियाल गिर गया, 50% जो इन्फ्लेशन है, खाने को नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, तो जी। हर तरह की प्रॉब्लम है जिससे कि पब्लिक ऑपरेस थी। वहां से शुरू होकर के इसके साथ ही साथ जो ईरान ने किया है, आप देखिए कि जो जून में हुआ, तब से एक नई उन्होंने रियलाइज कर लिया ईरान ने कि हमारी जो ताकत है वो हमारा मिसाइल फोर्स है। तो जब वो उन्होंने अपना मिसाइल फोर्स देखा तो उसको उन्होंने डेवलप करना शुरू किया। फिर ये रिपोर्ट आई कि जो उन्होंने जी। बोला कि 22 जून को जो उन्होंने उनकी न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, एक्चुअली पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे। चाहे फोर्डो बोलो, चाहे वो इस्पाहान बोलो, चाहे मसौद बोलो, पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुए थे, डैमेज हुए थे। एंड एक असेसमेंट के हिसाब से करीब 2 साल वो पीछे हो गए, लेकिन उस पर लगे हुए हैं। तो जो मिसाइल का उन्होंने किया, आज की तारीख में उन्होंने ज़्यादा हाइपरसोनिक्स पे काम किया, ज़्यादा उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स पे काम किया। और हालत आज की तारीख में ये है कि अगर ईरान अपनी मिसाइल्स, अपने वो डिफेंसिव, उन्होंने पहले ऑफेंसिव थे, अभी वो डिफेंसिव हो गए, तो अगर वो छोड़ेंगे तो ईरान के ना तो डेविड स्लिंग, ना उनका जो आयरन डोम है, इसको पकड़ पाएगा, नंबर 1। जी। तो ये जो चीज़ है, इसके चलते वहां पे जो सिचुएशन है कि एक इसराइल नहीं चाहता कि एक सिरे से आगे जाए ना। जहां तक अमेरिका का सवाल है, मैं उनके जो जो ट्रंप ने भी कल स्टेटमेंट दिया, 29 तारीख को दिया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रेडेंस इसलिए नहीं देता हूँ कि ट्रंप ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका कोई नहीं कहा जा सकता। हम ये लोग को दो डाउट्स चीज़ में इसलिए बहुत हैं चीज़ सर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं। मैं एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान लेना चाहूँगा। वो रज़ा पहलवी, जो हमें याद है जब इसराइल और ईरान आमने सामने थे तो बीच में अचानक से एक्टिवेट हो गए थे, और 2 दिन पहले उन्होंने फिर कहा कि सत्ता पलटेगी, रजीम चेंज होगा, दोबारा से आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी। डाउटफुल चीज़ें वहां से थोड़ी सी हो जाती है, तो क्या उससे वही लग रहा है कि वो जो जून। जी। एक चीज है, वही जो मैंने पहले बोला कि जो प्रेजेंट ऑटोक्रेटिक रिजीम है, इस्लामिक रिपब्लिक, जी बिल्कुल। उसके खिलाफ आज की तारीख में बहुत रिजेंटमेंट है, और लोग कह रहे हैं कि इसको हटना चाहिए। क्या रजा पहलवी इसके लिए एक ऑप्शन है? उनकी जो एक कोई यूनिवर्सिटी ने कोई अपना सर्वे किया था, उसके हिसाब से उनका 80% ईरानी उनके फेवर में। वो है स्टेटमेंट, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, कोई गैलप का नहीं है, वो कोई नहीं है। प्यू का नहीं है, वो ऐसे ही किसी यूनिवर्सिटी ने कर दिया, तो आप उसको मत लीजिए। मुझे मैं एक चीज और कह रहा हूँ, एक सिपाही के तौर पर मुझे लगता है कि हथियार, गोला बारूद, जियो पॉलिटिक्स, ये एक जगह है। एक जो एक लोगों के अंदर की एक अपनी ताकत होती है। ईरान इज ए इनहेरिटर ऑफ ए सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। पिछले 46 साल से अमेरिका पूरी कोशिश में लगा है कि वो इनको खत्म कर दे, नहीं खत्म कर पाए, क्योंकि ईरान एक अपने आप में एक सिविलाइजेशनल पावर है। तो जहां अगर अगर तो अंदर से कोई मूवमेंट तैयार हुआ,
उसके सक्सेसफुल होने के चांस हैं। अगर बाहर से कोई इम्पोज होने की कोशिश की गई तो नहीं, क्योंकि शाह रजा पहलवी, अगर आपको याद होगा, मोसादिक को जो 53 में उन्होंने हटा करके वो आए थे, बिल्कुल 79 में जो खोमेनी वाला मूवमेंट था, उसमें अमेरिका के विशेष के अगेंस्ट था वो। अमेरिका चाहता था कि खोमेनी आए, हम्म वो शाह रजा पहलवी में ही विश्वास करते थे। लेकिन ऐसा है कि जैसे कहा जाए कि एक प्राउड नेशन है ईरान। मुझे पूरा विश्वास है कि जो रेस है वो एक प्राउड रेस है, वो इतनी आसानी से बाहर ठीक है। वालों को नहीं मानेगी। अगर ये मूवमेंट, ये अगर अगर ये चाहते हैं कि वो वहां पे रिजीम चेंज हो, तो मुझे लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एड दें। वो कहें कि मदद करेंगे लोगों को, आप ये मत करो। अगर आप धमकी दे रहे हो कि हम अब करेंगे, आप देखिए कि वो एक रिवर्स मोबिलाइजेशन होगा। और बिल्कुल ईरानियन उसके जो कि उसके उसके आज नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखे भी। खमेनी के खिलाफ है, वो उल्टे हो जाएंगे। बिल्कुल तो सात। मुझे ये लगता है ये सिचुएशन मेरे। ठीक है, 7 लोगों के अब तक इसी में हमने देखा जान भी जा चुकी है, पहले बल प्रयोग और बाद में बातचीत तक पर सरकार मजबूर हुई। डॉक्टर राम सर, एक चीज़, मैं सहर टीवी का एक डिबेट सुन रहा था थोड़ी देर पहले, जो ईरान का सरकारी टेलीविज़न तो नहीं है लेकिन सरकारी से कम भी नहीं है, अधिकतर सरकारी भाषा वहाँ की बोली जाती है। वहाँ पर एक पैनलिस्ट ने सवाल सरकार से भी किया कि 40% युवा, जिसको जेंजी का नाम दिया गया, नेपाल के बाद ये टर्म ज़्यादा फेमस हुई, और वो 40% युवा यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, कैंपसेस से निकलकर इस समय सड़कों पर है। अगर ये आंदोलन का इसी तरीके से ये हिस्सा बने रहते हैं 25 से 30 या 40% युवा, तो क्या रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और मिलिट्रीली भी ये स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से अगर बदली जाती है, प्रदर्शन कंटिन्यू होते हैं, युवा इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और झड़पें, ये सिस्टम सारा चलता रहा, तो क्या एक तरह से पूरी दिशा ईरान के अंदर और आने वाला सिस्टम कैसे काम करेगा, उसकी दिशा और दशा ये प्रोटेस्ट, ये प्रदर्शन तय करने वाले हैं? ये प्रदर्शन जो कुछ भी हो रहे हैं एक कैटेलिटिक एजेंट के रूप में काम करेंगे। जी। इससे वहाँ का जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, हम्म। पॉलिटिक्स तो वहाँ एक जगह ही केंद्रित है और फौज पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। जी। और उनका एक विद्रोह जो है अगर खड़ा होता है तो वो पढ़े लिखे लोगों का होता है। और उसमें ये 42% लोग जो आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के युवा, निश्चित रूप से इनका अपना महत्व रहेगा। लेकिन क्या ये डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? कि वहाँ जो है एक मरे या 7 मरे या 50 मरे या 1000 मरे, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखते ये लोग। मरे तो मर गए, उनको ले जाकर गाड़ देंगे। रहा सवाल ये, इनसे उनकी सत्ता में परेशानियां आएगी या नहीं आएगी, या हम्म। सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पर क्यों होगा? हो सकता है इसलिए कि उनके साथ इस समय वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, और एक जगह की बात नहीं है, ये 21 प्रांतों में फैल चुका है और वहाँ के लोग सड़कों बिल्कुल। पर आ गए हैं। एक तरह से हड़ताल चल रही है और ये हड़ताल अधिक ज्यादा दिन नहीं चल सकती है, क्योंकि लोगों को खाने पीने के लिए चाहिए, दवाइयाँ हैं नहीं वहाँ। लोगों के जो एक सोशल सिक्योरिटी होती थी, फ्री में वो जो दिया जाता था, वो कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पर इस समय बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। तो निश्चित तो रूप से ये वो बिंदु है टोटल। ना जहां से प्रदर्शन शुरू हुआ इस नाम पर, महंगाई, बेरोजगारी और रियाल बहुत निचले स्तर पर चला गया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। अब तक पिछले 30 सालों की ये सबसे डाउनफॉल बताया जा रहा है। ऐसे में जब ऑलरेडी इंटरनेशनली इतनी सारी सैंक्शंस ईरान पे लगी हों, ऑप्शंस क्या बचते हैं? कैसे इस समस्या से बाहर, अगर आर्थिक तंगी से भी बाहर निकलना चाहे तब भी रास्ता क्या है सर? रास्ता तो बस यही है कि सत्ता परिवर्तन किसी भी तरह से हो और वो डेमोक्रेटिक पैटर्न पर हो, जो कि वहां संभव नहीं है। इसलिए हम्म। मेरा अपना विचार ये है, ये मामला कम से कम 2 महीने चलेगा और इसमें सत्ता अपनी ताकत बताएगी और जनता अपना रौद्र रूप बताएगी। इसमें निश्चित रूप से अभी 7 लोग मरे हैं, हो सकता है 700 भी मर जाएं, पर इसके बाद अंत में जब तक कि खोमेनी जिंदा हैं तब जी। तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, खोमेनी को एक बार अगर जमीन के भीतर गाड़ दिया जाएगा, जैसा कि इस तरह के आंदोलनों में अक्सर होता है, क्योंकि वो भागकर दूसरे किसी कंट्री में जा नहीं सकते हैं। जाएंगे तो कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी उनको रखेगा नहीं। और कहाँ जा सकते हैं? रूस। रूस में भी उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों अलग है। हालांकि पॉलिटिकली रशिया जो है ईरान को मदद कर रहा है, लेकिन जो थ्योरिटिकली देखा जाए
धार्मिक सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो रशिया उससे एग्री नहीं करेगा। हाँ, सामरिक दृष्टि से उनको मदद करता रहेगा। इसलिए ठीक है। आंतरिक विद्रोह जो है निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिणाम लाएगा, और ये हमको अगले 2 सप्ताह के भीतर ही भीतर दिखने लगे। ठीक है, एक ही चतुर्वेदी सर, एक आखिरी चीज कि अब अगर यही परिस्थितियां बनी रहती हैं, कॉन्टिन्यूसली डैमेज होता रहा, अब तो स्टेटमेंट्स बाहर से आना भी शुरू हो गए, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है शायद कल कुछ और होगा, आज कुछ हुआ, कल शायद कुछ बड़ा होने वाला, अगले 72 घंटे भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट्स। तो अगर किसी भी तरीके से कोई बड़ी घटना इससे भी ज्यादा हो जाती है और प्रदर्शन कंटिन्यू रहे, पूरे प्रांत के लिए, साउथ एशिया के लिए, ईस्ट एशिया के लिए, भारत, पाकिस्तान और आसपास के हिस्सों में, इस पूरे प्रांत के पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण यहां पर ये प्रदर्शन हैं, या अगर प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन होते रहे, इसी तरह की परिस्थिति रही, तो इसका क्या मायने है पूरे प्रांत के लिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से सर? देखिए, 2-3 चीजें हम लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। जी ये जो मूवमेंट जो शुरू हुआ है, ये इंडिजिनस मूवमेंट है, ये जो अंदर से ग्रास रूट लेवल से निकला है, बिकॉज पुअर इकोनॉमिक सिचुएशन। तो आज जो जो यूथ सड़क पे आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ना उनके पास खाने को है, ना उनके पास जॉब है। क्योंकि अगर 50% एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन है, 70% रियाल गिर गया है, तो अगर 70% गिर गया तो एक्सपोर्ट की क्या हालत होगी? एक्सपोर्ट के लिए आप पे बैन लगा हुआ है, तो आप बाहर कुछ भेज नहीं सकते हो। आपका इंटरनल मार्केट के लिए आपके पास पैसा नहीं, क्योंकि आप इन्फ्लेशन आई है। तो ये सिचुएशन बहुत ही डायर सिचुएशन है। जो वहां के रेजीम ने कोशिश की है कि हम बातचीत करेंगे, उससे उनके पास ऑप्शंस बहुत थोड़े हैं। क्या दे जी सकते हैं वो? क्या ये जनजी को दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो ये सिचुएशन जो है और एस्केलेट होने की उम्मीद है। आपने बोला क्या इसका, तो ये जो चीजें हैं कि इसका असर, अगर आप देखिए कि ये जो असर है, ये शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इस पे कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ईरान, एक जियो पॉलिटिक्स की एक बात मैं और आपको जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है, इंटरनेशनल ट्रेड का नॉर्थ साउथ INTC, जी वो जो है चाबहार से जायदान, जायदान से जरान, जरान से दलरम, एंड दलरम से ताजिकिस्तान होते हुए रशिया जाता है। रशिया के लिए एक नई सप्लाई लाइन शुरू हुई है। अगर ये मूवमेंट और जोर पकड़ा, तो ये इसका नतीजा ये होगा कि वो जो INTC की जो है सप्लाई लाइन रशिया की काफी डिस्टर्ब होगी, जो अमेरिका प्रॉब्ली चाहता है। ठीक तो है। ये जो है, अमेरिका इसको पीछे से हवा देता रहेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इसका असर तभी होगा, अगर सिक्योरिटी की आप बात करें, तो आप जी देखिए इससे असर पड़ेगा कहाँ पे। इससे जो मिले जुले देश हैं, पाकिस्तान का देखिए, जो साउथ पोर्शन है वो पूरा बलूचिस्तान वगैरह है, लेकिन वहां एक दूसरी तरह की समस्या है। अगर बलूचिस्तान में जोर पकड़ा, तो उनका अपना सीस्तान बलूचिस्तान जाएगा। तो बिल्कुल। एक तो वो प्रॉब्लम है, अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो होगी। दूसरी, अजरबैजान के साथ में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अजरबैजान की उनके साथ बाउंड्री लगती है। जो जो टर्की चाहता है वो होने लगेगा। तो मेरे ख्याल में इससे सिक्योरिटी पे असर तो पड़ेगा, हमारे यहाँ भी पड़ेगा। हम लोगों को इस पे चौकन्ना रहना चाहिए। और मेरा अपना मानना ये है कि अगर कहीं हमारे उनसे जो भी रिलेशनशिप है, इट शुड बी पीपल टू पीपल, जैसे हमने अफगानिस्तान में किया, वो सिचुएशन आनी चाहिए। अच्छा, तो दैट विल बी हम वेरी हम हम हेल्पफुल। वो जो जानदल्ला नाम से और जैश अल अदल वगैरह ग्रुप्स भी हैं, क्या जब अमेरिका या बाकी देश, इजराइल और बाकी जो दुश्मन देश मानकर चलें ईरान के, वो स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, ये ग्रुप्स भी अपनी जगह एक्टिवेट रहते हैं ऐसी स्थिति में? चांसेस है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ईरान के जो हौटी और हिजबुल्ला, जी दोनों को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है, अमेरिकन ने और इसराइलीज ने एट द मोमेंट। जी वो वो कोशिश करेंगे कि इसराइल को पीछे से चाबी मारने की। तो ये जो अगर होगा, अगर अगर रेड सी में मूवमेंट में हौती ने प्रॉब्लम डाली, या हिजबुल्लाह ने ऊपर से सीरिया होते हुए प्रॉब्लम डाली, तो जो इसराइल के लिए नॉर्थ इसराइल में फर्क पड़ेगा। और इसी तरह जैश अदल, जैसे आपने बोला, उसका बलूचिस्तान पे फर्क पड़ेगा। क्योंकि जैश अदल जो है वो ये, क्योंकि बलूच पीपल भी एक नई चीज वो चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं ग्रेटर बलूचिस्तान।
लेकिन वो ना पाकिस्तान चाहता है, ना ईरान चाहता है, ना अफगानिस्तान चाहता, बिकॉज अफगानिस्तान के साउथ वेस्ट में भी जो है बलूच पीपल है। एग्जैक्टली। सिस्तान बलूचिस्तान पूरा ही बलूच है, हम्म। और इसमें जो जो मेजर पोर्शन है 42% ऑफ पाकिस्तान वो बलूच है। तो ये जो है वो तीनों में से कोई नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ईरान के लिए बहुत दुखदाई है, और ऐसी सिचुएशन अगले कुछ दिन तक चलेगी जब तक कि इनका इकोनॉमिक्स का कोई जरिया नहीं बनेगा। और वो कैसे बनेगा, दैट्स अ $1 बिलियन क्वेश्चन। ठीक है। मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी सर और डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत कीमती वक्त आपने दिया, बड़ी बातें कही, थैंक यू सो मच हमारे साथ तमाम लोगों का ज्वाइन करने के लिए। वाइट पेपर में बस इतना ही, लेकिन कुल मिलाकर ये आंदोलन क्या एक तरह से पूरी दिशा या रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से ईरान के अंदर या तेहरान में बदलने वाला है? कुछ लोग इसको साजिश, कुछ लोग इसको अच्छी और बेहतर आफत के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है, याद रखिएगा कि अभी सिर्फ 28 या 29 दिसंबर के बाद जब प्रदर्शन शुरू हुए तो कई लोगों की मुलाकात भी सरकार के या सिस्टम में बैठे लोगों के साथ हुई है और होने वाली है। इस तरह की जानकारियां, अगर ये होता है तो शायद इस आइस को ब्रेक करने की कोशिश हो सकते हैं, लेकिन तमाम वो ताकतें जो तेहरान को पहले दिन से टारगेट पर लेती रही, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप या फिर इसराइल, जिसके साथ एक युद्ध भी 10-12-15 दिनों का हुआ, वो पहले दिन से इस मामले पर लड़ने के लिए और इस तरह का मौका तलाश रहे थे। शायद वहां से स्थिति थोड़ी सी और एक्सपोज हो सकती है। रिस्क चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश है, और साथ साथ ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर तकरीबन 20 से 21 शहरों में फैल गए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स लोकल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। वाइट पेपर में बस इतना ही।